जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और इस लेक्चर श्रृंखला का आज का हमारा ये 10वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की मिट्टियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों, जब आप मिट्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में ये आता है कि मिट्टी है क्या। तो दोस्तों, एक प्रकार से मिट्टी जो है वो खनिजों का मिश्रण है। धरती की सबसे ऊपरी परत है, मुलायम परत है जिसमें वनस्पतियां उग सकती हैं। उस परत को आप मिट्टी के तौर पर देखते हो। और एग्जाम में अगर हम देखें तो भारत की मिट्टियों से संबंधित कई सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यूपीएससी से लेकर स्टेट लेवल पर कांस्टेबल की एग्जाम देख लीजिए, पीएससी के एग्जाम देख लीजिए, हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। हमारी कोशिश होगी कि ये पूरा टॉपिक इन प्रश्नों के माध्यम से आज हम कवर कर लें। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 4, 5, 6 या 8? याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार में विभाजित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मानना है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार की। अब ये 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इस 8 प्रकार की मिट्टी को आप सबसे पहले 4 उन मिट्टियों को देखें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमारे देश में मिलती है। इसमें आप सबसे पहले देखिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ के बाद आप देखेंगे काली मिट्टी, काली के बाद आप देखेंगे लाल पीली मिट्टी, और लाल पीली के बाद आप इसमें जो देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है वो लेटेराइट मिट्टी। ये तो 4 इंपॉर्टेंट मिट्टी हो गई हैं जो सबसे ज्यादा हमें भारत में देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा उपयोग में जो होती है। इसके बाद जब हम देखते हैं दोस्तों तो आपको पर्वतीय मिट्टी भी देखने को मिलती है भारत में। पर्वतीय मिट्टी के बाद भारत में आपको मरुस्थलीय मिट्टी भी देखने को मिलती है। मरुस्थलीय मिट्टी से आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मरुस्थलीय के साथ साथ नेक्स्ट जो है वो लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्षारीय मिट्टी भी कह सकते हैं। ये मिट्टी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और अंत में आपको पीट या दलदली मिट्टी भी देखने को मिलती है। तो ये टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में मौजूद हैं, जिसमें से ये 4 मिट्टियां जो हैं जलोढ़, काली, लाल पीली और लेटेराइट, ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा उपयोग में भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये जो पर्वतीय है, मरुस्थलीय, लवणीय, क्षारीय मिट्टी है, पीट या दलदली मिट्टी, ये कम क्षेत्र में विस्तृत है, कम इसका यूज हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें कृषि अनुसंधान परिषद को दोस्तों, तो इसे ICAR के नाम से आप जानते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसको हिंदी में हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? क्वेश्चन एग्जाम में या तो ये पूछ लेगा कि ICAR का पूरा फॉर्म बताइए, पूरा नाम क्या है। हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है। हिंदी में अगर पूछता है तो आपको बता देना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और इंग्लिश में पूछता है तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। देखिए सीधा है कृषि अनुसंधान, इसका मतलब भारत में एक ऐसी संस्था है जो हर प्रकार के कृषि अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। और कृषि के लिए मिट्टी क्या मायने रखती है वो आप लोग जानते होंगे। हम एक कृषि प्रधान देश हैं, ये ध्यान रखेंगे। मिट्टी की वैल्यू हम सबको पता है, इसलिए हमारा जो बोल सकते हैं कि मिट्टी के साथ एक अलग ही जुड़ाव होता है, भूमि के साथ अलग जुड़ाव होता है, सब लोग बेहतर तरीके से इसको जानते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि से संबंधित शोध के लिए जिम्मेदार संस्थान है जो मिट्टी पर भी शोध करती है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो संस्था है ये 16 जुलाई को 1929 को स्थापित की गई थी, जिसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ICAR का मुख्यालय कहाँ है, तो सीधा सीधा उत्तर होगा कि ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAR की स्थापना कब हुई थी? अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो सीधे सीधे बताएंगे 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई थी। मतलब ये अंग्रेजी काल की एक संस्था है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब स्पेशली अगर हम 1929 को हिस्ट्री से, इतिहास से जोड़ दें, तो इतिहास से अगर जोड़ेंगे तो ये वो समय है जब हमारे देश में लाहौर सम्मेलन हुआ था। और ये याद रखिएगा कि इस समय जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और भारत में लॉर्ड इरविन जो है वो आपको वायसराय के तौर पर देखने को मिलते हैं। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो रही है, ध्यान रखेंगे। तो इसी समय हमारे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी
स्थापित होती है। ये वो समय है जिसके आसपास हमें भारत में किसान सभा और आदि चीजों की स्थापना भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इतिहास में इस समय कृषि क्षेत्र में हमें काम देखने को मिल रहा था और उसी क्रम में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना भी की गई। और भारत की कृषि अनुसंधान परिषद ने जब भारत की मिट्टियों पर शोध किया, रिसर्च किया, तो उसे 8 प्रकार की मिट्टियों में विभाजित किया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्ग में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि 4 इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो भारत में जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद भारत में काली मिट्टी देखने को मिलती है, उसके बाद भारत में आपको लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके बाद हम जाते हैं तो आपको मिलती है लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। ये 4 प्रमुख मिट्टियां हैं, जिसमें जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों ये भारत के मैदानी इलाकों में, कोस्टल इलाकों में जहां पर डेल्टा वहां पर मिलती है, नदियों के द्वारा बहाकर लेके जाई जाती है, उनका जमाव होता है। तो कहीं ना कहीं नदियों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप आपको जलोढ़ मिट्टी जो है वो बनती दिखाई पड़ती है। तो भारत में इसका एरिया जो है लगभग 43% के आसपास दिखाई पड़ता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। काली मिट्टी की अगर बात करें दोस्तों तो भारत में दूसरे नंबर पर एक बेहतर तरीके की मिट्टी देखने को मिलती है। लगभग अगर हमारे देश में हम बात करते हैं तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है दोस्तों वो आपको 14 से 15% के आसपास दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर हम लाल मिट्टी की बात करें दोस्तों तो 18% के आसपास दिखाई पड़ता है और लेटेराइट मिट्टी लगभग 3.7% के आसपास हमारे देश में दिखाई पड़ती है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, यहां पर देखिए कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये इसका पीएच मान 7 होता है, सबसे बेहतर प्रकार की मिट्टी होती है, उदासीन इसकी प्रकृति है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए इसके बाद हम देखें दोस्तों काली मिट्टी का पीएच मान 6.2 से 6.4 के आसपास होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये बोल सकते हैं अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 8.5 के बीच में होता है, तो अम्लीय क्षारीय दोनों गुण इसमें मौजूद होते हैं। और लेटेराइट मिट्टी अम्लीय मिट्टी का उदाहरण है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत में ये 4 मिट्टी जो है ये सर्वाधिक विस्तृत भी है। ये चारों मिट्टी कृषि की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। अगर हमारे देश में अलग अलग प्रकार की फसलें होती है उत्तर से दक्षिण तक, तो उसके के पीछे चारों प्रकार की मिट्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जिन क्षेत्रों में उगती है दोस्तों खाद्यान्न की दृष्टि से आगे है। काली मिट्टी जहां पर है वहां पर खाद्यान्न की दृष्टि से अच्छी व्यवस्था है। लाल पीली मिट्टी जो होती है दोस्तों उसमें उपजाऊ शक्ति वाली कम होती हो, लेकिन मोटे अनाज के लिए बहुत अच्छी होती है ये मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी जो है दोस्तों वो चाय की खेती के लिए, बागानी खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो केरल में सबसे ज्यादा विस्तृत है। ये ध्यान रखेंगे, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर हमें जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। 43% लगभग हम कहते हैं कि जलोढ़ मिट्टी भारत में है। और जलोढ़ मिट्टी दोस्तों एक अक्षेत्रीय मिट्टी है। क्या है? अक्षेत्रीय मिट्टी इसको कहते हैं। अक्षेत्रीय मिट्टी का मतलब क्या है दोस्तों कि मिट्टी को इसके विस्तार के आधार पर या तो आप क्षेत्रीय कहते हैं या आप इसको अक्षेत्रीय कहते हैं। क्षेत्रीय का मतलब जहां इसकी पैतृक चट्टान नहीं होती, जहां पर इसकी पैतृक चट्टान होंगी उस स्थान के आधार पर मिट्टी को क्षेत्रीय कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसकी चट्टान थी, इस चट्टान का बाद में रूपांतरण हो गया किसमें? मृदा में, तो जहां पर इसकी चट्टान थी वहीं पर मिट्टी बन गई, इसका मतलब क्षेत्रीय मिट्टी है। परंतु पैतृक चट्टान कहीं और है और मिट्टी जो है वो कहीं और बन रही है, तो यहाँ पर पैतृक चट्टान है और मृदा यहाँ बन रही है, इसका मतलब ये अपने मूल से दूर बन रही है, तो ये मिट्टी अक्षेत्रीय मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी है दोस्तों? अक्षेत्रीय मिट्टी। क्यों? क्योंकि ये नदियों के द्वारा अपर्दन का परिणाम होती है। नदियों के द्वारा अपर्दन का परिणाम होती है। नदी जो होती है अपने मार्ग में जगह जगह से बहती है, बहने के साथ साथ ये मिट्टी नदी क्या करती है अपने साथ बहुत सारा अवसाद जो है जगह जगह से वो बहाकर लेके आती है अपने पानी में। और एक जगह पर जब नदी की रफ्तार धीमी हो जाती है तो वहां पर वो पानी धीमा होता है, जो भी अवसाद नदी अपने साथ बहाकर लाती है उसको एक जगह पर छोड़ देती है। जहां पर वो अवसाद छोड़ा जाता है वो जलोढ़ मिट्टी के रूप में जमा हो जाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जलोढ़ मिट्टी एक अक्षेत्रीय मिट्टी है जिसका पीएच मान मैंने आपको बताया है कितना होता है? 7 होता है और उदासीन इसकी प्रकृति है। लेकिन अगर हम जलोढ़ की बात करें दोस्तों तो ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। याद रखिएगा, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और भारत में अगर इसका विस्तार देखा जाए तो भारत में इसका विस्तार भी कम नहीं है, 43% के आसपास, 40 से ज्यादा प्रतिशत जो है आपको ज्यादा मिलती है। क्यों?
क्योंकि पूरा मध्यवर्ती मैदान जो है वहां पर आपको ये मिलेगी, जिसमें यूपी का, बिहार का, बंगाल का कुछ क्षेत्र है, ये सब शामिल है। इसके अलावा जो तटीय डेल्टा प्रदेश है वहां पर भी नदियों ने इस मिट्टी का जमाव किया है, तो इन प्रदेशों में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, इसके अंतर्गत हम देखें दोस्तों तो पोटास हो, फास्फोरस हो, है ना, पोटास फास्फोरस जो होता है, इसके अलावा कुछ मात्रा में आप चूना देख सकते हैं, कुछ मात्रा में आप इसमें कार्बनिक तत्व देख सकते हैं, ये मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन इस मिट्टी में दोस्तों कंप्लीटली नाइट्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन क्या होता है दोस्तों, नहीं होने का मतलब नाइट्रोजन कम होता है। तो जहां जलोढ़ मिट्टी है वहां पर भी आपको फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, खाद का यूज करना पड़ता है, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी के तौर पर आप जलोढ़ मिट्टी को देखते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जगह जगह पर इसकी व्यवस्था में बदलाव होता है, तो इसको आप दोमट मिट्टी भी कहते हैं, इसको आप चिकनी क्या बोलते हैं, इसको कछार मिट्टी भी कहते हैं। तो कछार मिट्टी के तौर पर, दोमट मिट्टी के तौर पर भी आप किसको जानते हैं, तो याद रखिएगा वो भी हम लोग जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं, ध्यान रखना है। अच्छा, जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक बोलते हैं दोस्तों इसको खादर और एक बोलते हैं इसको बांगर। बांगर का मतलब होता है दोस्तों पुरानी जलोढ़ और खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़। जो खादर होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, याद रखिएगा, खादर जो होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, किसके कंपैरिजन में, बांगर में, और ये खादर के कंपैरिजन में कम उपजाऊ होती है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके सामने खादर और बांगर का एग्जांपल आ जाए कि कौन सी ज्यादा उपजाऊ है, तो खादर जो है ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि ये नई होती है, और बांगर जो है वो कम उपजाऊ है क्योंकि ये पुरानी है, इसकी उर्वरता शक्ति खत्म हो गई होगी, ध्यान रखिएगा। एक और चीज याद रखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें शुष्क क्षेत्रों के आधार पर भी इसके नाम में बदलाव होता है। जब आप शुष्क क्षेत्रों में आप जलोढ़ मिट्टी को देखते हैं दोस्तों, तो इसमें एक तो लवणता की मात्रा में बदलाव होता है, प्लस इसके क्षारीय गुण में भी बदलाव होता है। तो क्षारीयता के गुण में, लवणता की मात्रा में जब बदलाव होता है तो इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। रेह भी इसको कहा जाता है, कल्लर भी इसको कहा जाता है, और धूर भी इसको कहा जाता है। तो रेह, कल्लर, धूर भी जलोढ़ को ही कहते हैं शुष्क क्षेत्रों में इसके गुणों में जब बदलाव होता है तो उसके बाद, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, मेरे हिसाब से ये फैक्ट्स आपके लिए बोल सकते हैं कि सफिशिएंट हैं अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो जो लोग मध्य प्रदेश स्तर के एग्जाम देंगे वो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत का पठार है, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर का जो क्षेत्र है, इसमें जो उत्तर पूर्व का इलाका है, खासतौर पे हम देखते हैं भिंड, मुरैना का इलाका, वहां पर जलोढ़ मिट्टी आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी, जो चंबल नदी के अपरदन का परिणाम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा नंबर का प्रश्न है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की जलवायु, यहाँ की संरचना, यहाँ की उच्चावच की विविधता। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर भाषागत विविधता देखने को मिलती है, जातिगत विविधता देखने को मिलती है, धर्म की विविधता देखने को मिलती है, मानव समूह की विविधता देखने को मिलती है। वैसे ही हमें हमारे देश में जो स्थलाकृति है उसकी भी विविधता देखने को मिलती है। भारत में कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर तट है, कहीं पर द्वीप समूह है। तो हर एक प्रकार की स्थिति भारत में है, और इसी के हिसाब से भारत की जलवायु भी है। पर्वतीय क्षेत्र में अगर आप हिमालय पे चले जाएंगे तो आपको वहां पर ठंडी जलवायु का अनुभव भी होगा, वहीं आप अगर मध्य क्षेत्र में आ जाएंगे उपोष्ण जलवायु का अनुभव हो जाएगा, वहीं आप तटीय प्रदेश में जाएंगे तो आर्द्र जलवायु का अनुभव भी आपको होगा। तो भारत में जलवायु की विविधता भी है, स्थलाकृतिक विविधता भी है, जातिगत विविधता भी है, भाषागत विविधता भी है, धार्मिक विविधता, हर प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, जिसका प्रभाव इस पूरी व्यवस्था पर दिखाई देता है। तो जलवायु की जो विविधता है वो मिट्टी की संरचना में बदलाव करता है, ठीक है। तो भारत की संरचना मिट्टी की संरचना में बदलाव करती है, भारत के स्थलाकृतिक उच्चावच मिट्टी की संरचना में बदलाव करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कहता है दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि नई जलोढ़ जो होती है उसको खादर कहते हैं। एक्चुअल में क्या है कि खादर मध्यवर्ती मैदान का एक भाग है। जब आपको मध्यवर्ती मैदान का चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, तो डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। और जो और फुली डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं उन लोगों के अंदर तो मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने ना सिर्फ सुना होगा बल्कि उसको बेहतर तरीके से नोट भी किया होगा, बराबर। तो ये आपने अपने डेडिकेशन की बात है कि आप कितनी सफलता के प्रति अपने आप को दृढ़
संकल्पित समझते हैं, कितना अपने आप को उसके प्रति समर्पित करना चाहते हैं। आपका समर्पण आपकी तैयारी में देखने को मिलता है और उसके हिसाब से फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, ये सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने किया होगा उनके पास होगा भी, जिन्होंने नहीं किया होगा वो अभी समझ लेंगे। देखिए कि भारत का जो मध्यवर्ती मैदान है उसको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं खादर, एक को बोलते हैं बांगर, एक हिस्सा कहलाता है तराई का और एक हिस्सा कहलाता है भाबर। जो भाबर है वो कंकड़ पत्थर का इलाका होता है, तराई का इलाका एक संकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ है जहाँ पर पानी भर जाता है, दलदल का क्षेत्र होता है, वन क्षेत्र होता है। बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र होता है और खादर जो होता है ये नवीन जलोढ़ का क्षेत्र होता है। खादर होते हैं वो निचले स्थान होते हैं, निचले स्थान होते हैं और बांगर के जो स्थान है दोस्तों ये उछले स्थान होते हैं। अब उछले स्थान का मतलब ये हो गया कि ऊंचाई पर है, जब पानी आता है तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, जब पानी वहाँ पहुँच नहीं पाएगा तो नई मिट्टी का जमाव होगा नहीं, नई मिट्टी का जमाव नहीं होगा तो मिट्टी पुरानी हो जाएगी, पुरानी जलोढ़ हो जाएगी। निचले स्थान है, हर साल बाढ़ आएगी तो बाढ़ का पानी वहां पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा तो नई मिट्टी पहुंचेगी, नई मिट्टी पहुंचेगी उसका जमाव होगा, उसका जमाव होगा तो नई मिट्टी का निर्माण होगा, उसे खादर कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और जो नई मिट्टी होगी दोस्तों वो नए नए पोषक तत्व लेकर आएगी, नए नए पोषक तत्व लेकर आएगी तो भाई कहीं ना कहीं उपजाऊ होगी। जबकि पुरानी मिट्टी के पोषक तत्व धीरे धीरे करके क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वो पुरानी जलोढ़ जो होगी वो बांगर होगी और नवीन जलोढ़ खादर होगी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है। याद रखिएगा वो बनी है तलोचन से। तलोचन जो है दोस्तों एक अच्छी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, एक व्यवस्था है। देखिए क्या है कि सबसे पहले बनता है हमारा हिमालय, हिमालय बना, हिमालय बना तो उससे निकलती हैं क्या, नदियां। ये नदियां निकली। अब हिमालय से जो नदियां निकली दोस्तों, ये नदियां लंबी दूरी तय करती हैं। अब जब लंबी दूरी तय करेंगी तो अपने साथ तेज रफ्तार से भी बहती है, ये तेज भी बहती हैं और धीमी भी बहती हैं। जब ये तेज बहती हैं तो ये क्या करेंगे, अपने साथ अपर्दन ज़्यादा करेंगी। अपर्दन ज़्यादा करेंगी तो ये अपर्दन इसके लिए क्या काम करेगा, मलबे का काम करेगा। अब जहाँ पर ये धीमी हो जाएंगी वहाँ पर ये अपर्दन का क्या करेंगे, ये लोग निक्षेपण कर देंगे, डिपोजिशन कर देंगी। जहाँ पर निक्षेपण करेगी वहाँ पर इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, जमाव हो जाएगा। ये जो जमाव है ना ये किस रूप में होगा दोस्तों, जड़ों के तौर पर होगा। अब ये जमाव पर्टिकुलर एक ही एक जगह पर हो, ये जमाव कहाँ हो, यहाँ जम गया फिर इसके ऊपर जम गया फिर ये जम गया, ये जो व्यवस्था होगी इसको आप बोलेंगे तलोचयन। जो तल होगा वो धीरे धीरे करके उड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, हिमालय था, हिमालय के जब आप नीचे जाएंगे जहाँ मध्यवर्ती मैदान है, यूपी बिहार का इलाका है, वहां पर पहले हुआ करता था बहुत बड़ा गड्ढा। हिमालय की नदियां आती थी, पूरा पानी उसमें ले जाती थी, नदियां आती थी पानी पूरा उसमें ले जाती थी। पानी पूरा लेकर जा रही है तो ये मलबा भी उसमें जमा हो रहा है, यहाँ जमा हो गया, फिर 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 जमा हो गया। जमा होते होते ये गड्ढा पूरा भरा गया। तो देखिए ये तलोचयन यहाँ तक व्यवस्था हुई, प्लेन बन गया। अब नदियां आती है और यहाँ से बह के निकल जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा जमाव जो है वो नदियों के कारण हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इस पूरी अवस्था को आपने तलोचयन कहा है। कहने को इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हिमालय के नदियों के द्वारा निक्षेपण कर करके इस मैदान का निर्माण हुआ है, निक्षेपणात्मक मैदान का उदाहरण है वो, ठीक है। चलिए ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों हमारे देश की जो मिट्टियां हैं 8 की 8 प्रकार की, सभी मिट्टियों में आपको नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। और पौधों में प्रोटीन निर्माण अगर आपको करना है तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नाइट्रोजन एक तो आप कृत्रिम रूप से ऊपर से डाल दीजिए, दूसरा वो प्राकृतिक तौर पर लेते हैं। राइजोबियम जैसे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन का स्तरीकरण करने का काम करते हैं मिट्टी में, वहां से नाइट्रोजन मिट्टी से प्राप्त कर लेते पौधे। या फिर आप मिट्टी को खाली छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे उसकी स्थिति बढ़ जाती है। लेकिन हमारे देश में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस जनसंख्या के हिसाब से आप कृषि भूमि को खाली नहीं छोड़ सकते, आप लगातार उस पर खेती करते हैं। अब लगातार खेती करते हैं तो वो पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, कमी होती जा रही है। इसको भूमि को खाली आप छोड़ नहीं रहे हैं, ज़्यादा खाली नहीं छोड़ रहे हैं तो वो न्यूट्रिशन को वो हील करेगी, वो काम कर नहीं पा रही मिट्टी। आपने फिर खेती कर दी, वो उसने जो पोषक तत्व थोड़े जमा किए तो वो फिर खर्च होगा। ऐसे पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो जाएगी तो वो अनुर्वर मिट्टी हो जाएगी और बेकार हो जाएगी, धीरे धीरे करके वो रेत में बदल जाती है। तो ऐसी कोशिश की जाती है कि लगातार वहां से उत्पादन किया जाए। तो उसमें पोषक तत्व प्राकृतिक तौर पर नहीं आ रहे हैं तो आप कृत्रिम तरीके से ऊपर से डालते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में। अब ये फर्टिलाइजर्स अगर आप जैविक ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ये केमिकल यूज कर लिए तो फिर मिट्टी वैसे भी खत्म हो जानी है। तो आजकल जो है कुछ लोग उर्वरक भी कर रहे हैं, कुछ लोग केमिकल भी, कुछ लोग जैविक भी कर रहे हैं ऑर्गेनिक, और कुछ लोग
केमिकल भी यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर। लेकिन कुछ भी हो, अगर हम मिट्टी में अच्छी उत्पादन चाहते हैं उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। और हमारे देश में जो 8 प्रकार की मिट्टी है, सभी की सभी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, जिसकी वजह से पोषक तत्व जो है वो पौधों को कम मिल पाते हैं। तो उनको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की उसमें आपूर्ति की जाती है, और हर प्रकार की मिट्टी में की जाती है। काली मिट्टी में भी करेंगे, लाल मिट्टी में भी करेंगे, जलोढ़ में भी करेंगे, लेटराइट में भी करेंगे, हर मिट्टी में की जाती है। लेकिन कंपैरेटिवली किसी में ज्यादा पोषक तत्व डालने पड़ेंगे, किसी में कम पोषक तत्व डालने। तो जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें कम पोषक तत्व डालने पड़ते हैं, ध्यान रखेंगे, मतलब नाइट्रोजन का, उर्वरक का कम उपयोग उसमें होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? उसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? दोस्तों काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी जो है वो विश्व का 56% पर है। अगर हम विश्व में देखें, विश्व में लगभग 5.6% काली मिट्टी का विस्तार है, और रूस जो है उसमें इसका सर्वाधिक विस्तार भी आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? रूस में ज्यादा देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में 14 से 15% के आसपास भारत में भी मौजूद है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में तो बहुत ज्यादा काली मिट्टी आपको देखने को मिलती है। काली मिट्टी का निर्माण दोस्तों क्रिटेशियस काल में दरारी उद्भेदन हुआ ज्वालामुखी का, दरारी उद्भेदन हुआ ज्वालामुखी का, और उस दरारी उद्भेदन के कारण क्या आया? लावा। लावा जो होता है दोस्तों उसके जमाव से बनती है कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें। ठीक है, ये आग्नेय चट्टानें बनी, इसमें इंपॉर्टेंट आग्नेय चट्टान कौन सी थी? बेसॉल्ट। अब इनका क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके विखंडन हो रहा है, और विखंडन होते होते हजारों लाखों सालों में ये बारीक काली मिट्टी के कणों में तब्दील हो गई। चूंकि आग्नेय चट्टान थी दोस्तों, इसमें खनिज की हम बात करें तो खनिज में धातु वाले खनिज जो है वो ज्यादा थे, और इसमें जो लोहा है, एल्यूमिनियम है, वो इसमें ज्यादा मिला। तो लोहे के मैग्नेटाइट्स के कारण इस मिट्टी का कलर भी कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, ये साधारण काली भी होती है, गहरी काली भी होती है, और छिछली काली भी होती है। ध्यान रखेंगे, हमारे देश में सबसे ज्यादा साधारण काली मिट्टी देखने को मिलती है। अगर हम इसके पीएच मान की बात करें दोस्तों तो 6.2 से 6.4 के बीच में आपको इसका पीएच मान देखने को मिलेगा। इस हिसाब से ये अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है काली मिट्टी, ये भी ध्यान रखना है। किससे बनी है? लावा से बनती है काली मिट्टी। उपजाऊ किस्म की मिट्टी होती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और काली मिट्टी जो है वो अगर उसको गीला कर देंगे तो चिपचिपी हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी, और अगर उसको सूख जाएगी तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें चूने की मात्रा बहुत ज्यादा है। काली मिट्टी की नमी धारण क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। और ये लावा से बनी मिट्टी है, इसमें उस प्रकार की चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। कार्बनिक तत्वों की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कार्बनिक तत्वों से, जैविक पदार्थों से भी काली मिट्टी भरपूर होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। काली मिट्टी को दोस्तों कपास की खेती बेहतर होती है, इसलिए इसको काली कपासी भी कहते हैं, इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और काली मिट्टी विशेष तौर पर दक्कन के पठार पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? तो याद रखेंगे काली मिट्टी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है। क्यों? क्योंकि पूरे दक्कन के क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि दक्षिण भारत में प्रायद्वीप में लाल मिट्टी भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो काली मिट्टी का विस्तार है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों? काली कपासी कहते हैं काली मिट्टी को, क्योंकि कपास की खेती के लिए बेहतर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैविक पदार्थों से भरपूर होती है दोस्तों? तो काली मिट्टी जो होती है वो जैविक पदार्थों से भरपूर होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखिएगा, काली मिट्टी के संदर्भ में इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, कथन असत्य है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श है, सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, नमी धारण क्षमता इसकी ज्यादा होती है, ये भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, ये भी सही है। लेकिन इसमें अधिक जुताई करनी पड़ती है, कथन क्या हो गया? गलत हो गया। लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो याद रखिएगा कि ये मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि नदी घाटियों में ये मिट्टी नहीं पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है। लोहे के ऑक्साइड्स होते हैं इसमें। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। जहां पर कम बारिश होती है उन क्षेत्रों में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल सही। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका है, यहाँ पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा लाल मिट्टी मध्य प्रदेश के बघेलखंड में देखने को मिलती है, ध्यान रखेंगे। और ये अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी है,
उपजाऊपन इसमें कम होता है लाल मिट्टी में। मोटे अनाज की खेती के लिए बेहतर होती है, अगर सिंचाई उपलब्ध हो तो इसमें खेती की जा सकती है पोषक तत्व डालने के बाद। चावल की खेती के लिए लाल मिट्टी अच्छी मिट्टी होती है। इसका पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 5.5 से 8.5 के आसपास होता है, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण इसमें देखने को मिलते हैं। भारत में लाल मिट्टी लगभग 18% क्षेत्रफल के आसपास आपको देखने को मिलती है। और ग्रेनाइट और नीस जो होता है, ग्रेनाइट मतलब आग्नेय चट्टान, नीस मतलब कायांतरित चट्टान, जिसको रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स भी आप कह सकते हैं, इनके विखंडन के बाद आपको लाल मिट्टी बनते दिखाई पड़ती है। और लाल मिट्टी भी एक क्षेत्रीय मिट्टी का उदाहरण है। ठीक, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अगर हम इन सभी में बात कर लें तो जो मालाबार का तट है केरल का, वहां पर सबसे ज्यादा आपको लेटेराइट मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में पूछ ले कि लेटेराइट मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर होगा आपका केरल में। ठीक है, तो यहाँ पर मिलती है बेसिकली जो 200 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर आर्द्र मौसम और शुष्क मौसम क्रमबद्ध तरीके से आते हैं, उस मौसम में आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। और ये मिट्टी जो होती है दोस्तों, ये अपक्षालन का परिणाम होती है। चट्टानों का धीरे धीरे अपक्षालन होता जाता है, उसके बाद आपको इन प्रदेशों में मिट्टी देखने को मिलती है। ये वाली ये जो मिट्टी है लेटेराइट, ये दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। ये मिट्टी अम्लीय प्रकार की होती है, क्षेत्रीय मिट्टी है, चाय और कॉफ़ी की फसल के लिए, बागानी फसल के लिए अच्छी मिट्टी के तौर पर होती है। ठीक है, लेकिन ये होगी कहाँ पर? जहाँ पर आर्द्र मौसम होगा, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा वर्षा जहाँ होती होगी वहाँ पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाएगी, गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? दोस्तों लेटेराइट मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम जो होता है, चूना जो होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए जब गीला कर देते हैं बिल्कुल लिपलिपी से दही जैसी हो जाएगी, और जब इसको जमा देंगे तो ईंट की जैसी कठोर हो जाती है। ठीक है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रसित है? दोस्तों लगभग 60% के आसपास भारत की मिट्टी जो है वो मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। हमें चंबल का जो बीहड़ का क्षेत्र वो याद आता है, जो चंबल नदी के कारण बहुत ज्यादा अपरदित होता है। और मृदा का जो अपरदन होता है दोस्तों, उसको मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं, क्योंकि हर बार थोड़ा थोड़ा मृदा अपरदन होता जाता है, जिसके कारण मिट्टी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो फिनिश हो जाती है, और अंततः मिट्टी मरुस्थल में बदल जाती है, रेत में बदल जाती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? तो मिट्टी के अपरदन के लिए आपको वन रोपण करना चाहिए, क्योंकि वन जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, वो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। बाढ़ के समय, बहुत तेज पानी के बहाव के समय मिट्टी पानी के साथ या हवा के साथ बह के जा नहीं पाती, क्योंकि पौधों की जड़ उसको जकड़ी रखती है, जिसके कारण मृदा अपरदन की समस्या नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी को बचाया जाए, अपरदन से रोका जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अति चराई दोस्तों मिट्टी अपरदन का कारण है। अति चराई का मतलब, जब पशु जो होते हैं घास खाते हैं तो अपने मुंह से घास को खींचते हैं। जब वो घास को खींचते हैं तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो ढीली हो जाती है, और वो ऊपरी परत जब जैसे घास विहीन होती है, वो ढीली परत पर जब हवा चलती है, पानी बहता है, तो मिट्टी की ऊपरी परत बह के चले जाती है, जिससे अपरदन होता है दोस्तों। और वनस्पति उन्मूलन करेंगे तो मिट्टी का अपरदन हो गई, ये मैंने बता ही दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने? दोस्तों अवनाली का अपरदन, गली इरोजन जिसको कहते हैं, उसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं, ध्यान रखेंगे, जिनको बीहड़ कहा जाता है। डाकुओं के रहने के स्थान के तौर पर यह देखा जा रहा है। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं दोस्तों, तो मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार के लिए क्या करना पड़ेगा? तो याद रखिएगा, समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी करना पड़ेगी, वृक्ष लगाने पड़ेंगे वहां पर, जिससे कि मृदा अपरदन ना हो, और भू उपयोग का विनियमन करना पड़ेगा, जिससे कि मृदा अपरदन की समस्या को कमी करना। वृक्षों की कटाई से मृदा अपरदन बढ़ता है, ना कि उसका उपचार होता है। तो 1 और 2 आपका सही है, सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? दोस्तों तो मैंने पहले ही कहा कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो काली मिट्टी में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के इस क्लास में बात की मिट्टियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। कई सारे मिट्टी के जो क्वेश्चन है कैसे पूछे जा सकते हैं, हमने वो भी डिस्कस किया। मेरी पूरी कोशिश रही कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे, सभी चीज़ों को मैंने यहाँ कवर किया है। इसके बाद भी आपको लगता है कोई चीज़ छूट रही है तो सीधे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, तो हम उस पर लेक्चर बना सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए डिस्कशन को लेकर, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।